Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to the first vlog of Grip on Tech. As it's my first vlog, so let me introduce myself first. मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है and बाई क्वालिफिकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ and मैंने MBA भी किया हुआ है. If I'll talk about my work experience, तो overall मेरा 13 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस है. एंड इसमें जो मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं वो मॉडर्न मेंटेनेंस टेक्निक्स हैं. जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ की मॉडर्न मेंटेनेंस चल रही है उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है. दैन बेरिंग है कि बेरिंग को कैसे सेलेक्ट करना है, बेरिंग को माउंट कैसे करना है, बेरिंग को डिसमाउंट कैसे करना है. अगर बेरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम लोगों ने उसका रूट कॉज फेलियर एनालिसिस कैसे करना है, उसकी फिट्स एंड टॉलरेंसेस को कैसे हम लोगों ने मेंटेन करना है. एंड देन टेक्निकल ट्रेनर इन तमाम इक्विपमेंट्स से रिलेटेड, बेरिंग से रिलेटेड और लुब्रिकेंट से रिलेटेड, मोटर्स, पंप्स, कंप्रेसर से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती है वो भी मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं. देन टेक्निकल कंसल्टेंट है. अगर इंडस्ट्रीज़ में बेरिंग से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या लुब्रिकेंट से रिलेटेड, तो उन प्रॉब्लम को जाके देखना कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उनको उसका सोल्यूशन देना ताकि नेक्स्ट टाइम वो इस प्रॉब्लम से अपनी मशीन को वो सेव कर सकें. इस चैनल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मुझे एक चैनल बनाना चाहिए. सो मैंने ग्रिप ऑन टेक एक चैनल बनाया जिसमें हम लोग नॉलेज शेयरिंग करेंगे. डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों ने भी कमेंट्स में जो भी इसकी अपडेशन होगी या जहाँ पर मैं कुछ नहीं ठीक तरीके से बता पा रहा तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है. हम लोग स्टार्ट करेंगे बेरिंग से. तो बेरिंग में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो डेफिनेटली बेरिंग बेसिक नॉलेज होगा. मैं जब इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें बस बता दें कि बेरिंग को फिट कैसे करना है या निकालना कैसे है. तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने बेरिंग को समझना है तो आपको बेरिंग की बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. अगर आपको बेसिक्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तो आपको बेरिंग की जो एडवांस चीज़ें हैं वो उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी. तो बेरिंग बेसिक्स में हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये तमाम चीज़ें होंगी. हम डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि बेरिंग एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बेरिंग जो है वो बना और बनते बनते आज का जो मॉडर्न बेरिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है. देन हम बेरिंग हिस्ट्री देखेंगे कि कौन कौन से ईयर्स में जो इनोवेशंस हुई हैं वो कौन कौन सा बेरिंग इन्वेंट हुआ है, किस तरीके से इन्वेंट हुआ है. देन तीसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा व्हाट इज़ अ बेरिंग, कि बेरिंग होता क्या है, बेरिंग की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन ऑफ अ बेरिंग, कि बेरिंग क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. एंड देन आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो कंपोनेंट्स ऑफ बेरिंग, कि बेरिंग किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है और उन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है. तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं बेरिंग एवोल्यूशंस एंड इनोवेशन से कि बेरिंग बना कैसे. बेरिंग एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 3500 BC बिफोर क्राइस्ट, 3500 यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3500 साल पहले की बात है कि ये व्हील का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ये एक अवेलेबल था, एक इन्वेंट हुआ था ये. जब हम 700 बिफोर क्राइस्ट में आते हैं तो वहाँ पर जो उस वक्त जो बादशाह होते थे वो बड़े बड़े मुजस्मे बनाते होते थे और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव करना होता था तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उन मुजस्मों को बड़े बड़े रस्सों के साथ बांध के, पिक्चर में भी आपको देख सक रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इनको बांध के जो है ना वो खींच रहे हैं और इसको मूव करना है. तो काफ़ी मुश्किल था. तो इस व्हील के थ्रू क्या किया गया कि इनको इस तरीके से एक कार्ट सी बना ली गई थी और इसके थ्रू पे जब उनको मूव करना शुरू किया तो उसमें काफ़ी आसानी होना शुरू हो गई. अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो अब 40 AD पे आ गए हैं और 40 AD में ये जो एक मॉडर्न बेरिंग की पहली शक्ल है वो हमें 40 AD में देखने को मिली थी. 40 AD में हमें ये एक मॉडर्न बेरिंग की एक झलक जो है वो नज़र आई थी. इसमें अगर आप देखें ना तो ये बेसिकली पत्थर का बना हुआ एक बेरिंग है
जिसमें ये वाला हिस्सा जो है इसका सारा ये इसके रिंग्स हैं और ये बीच में ये वाले जो हैं ये इसके रोलिंग एलिमेंट है। ये काफ़ी बड़ा था, ये उसका जैसे एक पीस है। अब ये मिला कहाँ से था? ये एक जो पुराने ज़माने में एक बड़ी तोप होती थी जो जंग में यूज़ की जाती थी, ये बेसिकली उसकी बेस में था, ताकि उस तोप को जब आप लोगों ने सडनली मूव करवाना है एक साइड से दूसरी साइड पे या उसके अपने रुख को चेंज करना है तो वो बहुत हैवी होती थी डेफिनेटली, तो उसको मूव करना बहुत मुश्किल था। तो ये उसके बेस में लगी हुई थी, यानी उसका ज़मीन के साथ कांटेक्ट कम किया हुआ था, इन रोलर्स या बॉल्स के थ्रू जो है वो उस कांटेक्ट को कम किया हुआ था और वो इजीली मूव कर लेती थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब लेके आगे चले तो 1794 AD में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, शेफ्ट बन चुकी थी, बेरिंग ने जो है ना वो अपनी एक शक्ल जो है वो ले ली हुई थी। इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बेरिंग की भी एक शक्ल निकल आई हुई थी और यहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट अब हो चुकी थी। अब 1869 में बेरिंग एक प्रॉपर शक्ल अपनी इख्तियार कर चुका हुआ था और इसी को लेके हम आगे चलें तो 1995 में जो है ये वो लास्ट बेरिंग जो इन्वेंट हुआ था वो कार बेरिंग था, कॉम्पैक्ट अलाइनिंग रोलर बेरिंग। बेसिकली ये दो बेरिंग का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक आपका सफेरी का रोलर बेरिंग है और एक सिलेंडरी का रोलर बेरिंग है। तो इस तरीके से बेरिंग की एवोल्यूशन हुई थी। अगर हम बेरिंग की इनोवेशंस को देखें तो यहाँ पर 1900 से पहले जो है ना वो ये बेरिंग 3 अवेलेबल थे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट की डेट्स लिखी हैं तो मैंने इसलिए इसको अनडेट यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है। एक आपके पास डीप ग्रूव बॉल बेरिंग था, वो पहले अवेलेबल था, कब बना किसने बनाया। देन उसके बाद एक टेपर रोलर बेरिंग है एंड सिलेंडरी का रोलर बेरिंग है। फिर 1907 में एक सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग जो है वो इन्वेंट हुआ। देन 1999 में सफेरी का रोलर बेरिंग हुआ। 1939 में सफेरी का रोलर थ्रस्ट बेरिंग हुआ और इसी तरह 1972 में बेसिकली एक बस या ट्रेलर्स हैं उनकी व्हील हब का बेरिंग था, वो इन्वेंट किया गया। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1995 में जो है वो एक कार बेरिंग बनाया गया। इस तरीके से ये बेरिंग की इनोवेशंस का एक सिलसिला चलता रहा। सो ग्रिप ऑन टेक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेरिंग एंड इट्स फंक्शन। तो बेरिंग बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज अ बेरिंग? द वर्ड बेरिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब टू बेयर। बेयर क्या होता है? बर्दाश्त करना। तो बेरिंग का वर्ड जो है बेसिकली वो बेयर से निकला है कि बर्दाश्त करना। अब बेरिंग ने क्या बर्दाश्त करना था? डेफिनेटली इसने डिफरेंट लोड्स को बर्दाश्त करना होता है, आरपीएम को बर्दाश्त करना होता है, तो इससे ही ये वर्ड निकला था। अब इसका काम क्या होता है? बेरिंग है क्या? अब बेरिंग इज अ मशीन एलिमेंट। ये जैसे एक मशीन एलिमेंट है, उसका काम है, सिंपल वर्ड्स में इसका काम यह है कि ये सपोर्ट करता है अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट। जिस तरीके से मोटर है, मोटर के अंदर रोटर होता है, शाफ्ट होती है, वो कपल्ड होती है आगे पंप के साथ। तो जब मोटर जैसी आप उसको ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो रोटेट करती है और वो सपोर्ट करती है आगे पंप की शाफ्ट को और वहां से आगे आउटपुट को वो डेफिनेटली उठा रहा होता है। तो ये सपोर्ट करता है मूविंग एलिमेंट्स को। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एक सिंपल और सादा इसका जो फंक्शन है कि ये आपकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेरिंग बनाया गया है। अगर फ्रिक्शन को हमने ना कम करना होता, जस्ट बेरिंग ही यूज करना होता, तो इससे पहले बुश टाइप के बेरिंग भी अवेलेबल थे। तो लेकिन बुश में ये था कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट होती थी और बहुत ज़्यादा हीटअप होता था। तो इसकी जगह ये बॉल बेरिंग या रोलिंग एलिमेंट्स वाले बेरिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि इसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट कम हो जाए। यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये एक साहब हैं जो कि एक बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऊपर वाली पिक्चर में देखें तो यहाँ पे उन्होंने उसके नीचे 3 रोलर्स लगती हैं। रोलर्स से वो बहुत इजीली इसको मूव कर रहे हैं क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। और अगर नीचे वाले बॉक्स में देखें, नीचे वाली पिक्चर में देखें, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इन साहब को जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ा, जोर लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है बेरिंग का कि ये रिड्यूस फ्रिक्शन टू प्रोवाइड ईज ऑफ रोटेशन है।
एंड सेकंड इसका जो फंक्शन है कि ये ट्रांसमिट करता है लोड को फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट टू मूविंग पार्ट। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि अब जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, अब इलेक्ट्रिक मोटर को आप चला दें तो अगर वो घूमती रहे खाली तो उसमें कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो कपल्ड हो गया, आगे पंप है उसके साथ कपल्ड हो गया तो वो अब क्या कर रहा है, लोड को ट्रांसमिट कर रहा है। कहाँ से? पावर इलेक्ट्रिक मोटर दे रही है और वो लोड ट्रांसमिट हो रहा है आगे पंप के ऊपर, और पंप ने डिफरेंट कोई भी लिक्विड है या कुछ उसके अंदर पानी है या कोई भी उसने केमिकल को उठाया हुआ है या आगे उसको उसने किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, तो वो आपकी मोटर की पावर की मदद से वो कर रहा होगा, वो लोड वहां से ट्रांसमिट हो रहा है। तो बेसिकली इसके दो फंक्शन है, मेन दो फंक्शन है, एक फ्रिक्शन को कम करता है और एक ये लोड को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट टू मूविंग पार्ट। अगर हम इसी सीक्वेंस में आगे चलें तो जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो है बेरिंग कंपोनेंट्स। सबसे अहम टॉपिक है बेरिंग कंपोनेंट्स का। ये सारे बेरिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे अगर आप देखें तो आपको पूरा एक बेरिंग का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये इसका एक रिंग है, ये इनर रिंग है बेसिकली, ये ऊपर वाला इसका आउटर रिंग है। फिर यहाँ पर आपको बॉल भी नजर आ रही है, ये ग्रीन कलर की एक सील है और इसके अंदर एक केज भी होती है। अगर हम इसको वन बाई वन देखें यहाँ पर तो ये इसमें सील है। सील बेसिकली इसका जो है वो एक लाजमी पार्ट नहीं है, ये सील भी हो सकती है, शील्ड भी हो सकती है, वन साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है और दोनों साइड पर नहीं भी हो सकती। तो ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ही होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका आउटर रिंग है। अक्सर लोग इसको आउटर रेस कहते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट जो है ना ये आउटर रिंग है, उर्दू में इसको बाहर वाली कोन अगर हम कहें तो बाहर वाली कोन है ये। और आउटर रेस जो है ना इसमें ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है ये बेसिकली इसकी आउटर रेस है। जिस जगह पर आपकी रोलिंग एलिमेंट यानी गोली जिस जगह पर चल रही होती है वो इसकी रेस है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसमें है रोलिंग एलिमेंट्स का। रोलिंग एलिमेंट यानी इसमें घूमने वाला हिस्सा। अब ये रोलिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये बॉल भी हो सकती है, ये रोलर भी हो सकता है, ये सफेरी का रोलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो केज है। केज यानी उर्दू में इसको जाली भी कहते हैं। और केज जो है वो हमारे रोलिंग एलिमेंट्स को एक मखसूस गैप के साथ इसको गाइड करती है। इसको आगे हम फर्दर देखेंगे भी। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो इनर रिंग है। ये इनर रिंग है और इस इनर रिंग में ये वाला जो पार्ट है जिस जगह पर रोलिंग एलिमेंट चलता है ये इनर रेस कहलाता है। और नेक्स्ट सील है, सील को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन पार्ट्स को वन बाई वन डिस्कस करते हैं। हमने बेरिंग के कंपोनेंट्स में देखा था रोलिंग एलिमेंट का। अब रोलिंग एलिमेंट जो है वो बेसिकली आपकी ये दो रोलिंग एलिमेंट है, एक बॉल है और एक रोलर है। बाकी जितने भी रोलिंग एलिमेंट है वो इन्हीं से आगे बने हुए हैं। तो अब इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? अब बॉल में अगर आप देखें यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है तो बेसिकली ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है। अब ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है और इस पॉइंट कॉन्टैक्ट की साइंस क्या है कि पॉइंट कांटेक्ट होने की वजह से यानी इस बॉल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है वो रेस के साथ टच हो रहा होता है। तो उस कम कांटेक्ट की वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर चला सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से हम इस बेरिंग को वो हाई लोड के ऊपर नहीं चला सकते। अगर हम इसको हाई लोड के ऊपर चलाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर पे जो है वो है रोलर। अब ये रोलर को देखें, यहाँ पर आपको पूरी एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। तो बेसिकली इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, इसका रोलर का एरिया ऑफ कांटेक्ट उसकी रेस के साथ जो है वो कितना ज़्यादा है। अगर हम इसको हाई स्पीड पे चलाएंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगी। और अगर हम इसको बहुत हाई आरपीएम पे चलाएंगे तो इसलिए हम इसको लो स्पीड के ऊपर चलाते हैं। लेकिन हाई कांटेक्ट होने की वजह से आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी लोड के ऊपर चला सकते हैं, यानी ये लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब रोलिंग एलिमेंट्स में अगर हम आगे देखें तो इन्हीं से काफ़ी सारे आगे रोलिंग एलिमेंट बने हुए हैं जिसमें बॉल है, फिर स्फेरिकल रोलर है जिसमें ये सिमेट्रिकल भी है स्फेरिकल रोलर, देन सिलेंड्रिकल रोलर भी है, नीडल रोलर भी है, टेपर रोलर भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और भी काफ़ी किस्म के इसमें रोलर्स हैं। तो लेकिन इन दोनों की जो बेस है वो एक ही है, एक बॉल बेरिंग है और एक रोलर बेरिंग है। नेक्स्ट हमने बेरिंग कंपोनेंट में केज देखा था। तो यहाँ पर अगर आप केज को देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी केज की। अब देखिए ये आपका एक रोलिंग एलिमेंट है, बॉल है, इसके इस साइड पे भी केज है, इस साइड पे भी केज है।
और यहाँ पर भी आप देखें तो ये केज है। अगर ये केज इसमें ना हो, यानी ये नीचे वाली पिक्चर को आप देखें, तो जब ये बेरिंग चलेगा तो ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगी और आपका बेरिंग डैमेज हो जाएगा। तो जो केज का फंक्शन है वो क्या है कि वो प्रिवेंट करता है इमीडिएट कांटेक्ट को बिटवीन रोलिंग एलिमेंट और फ्रिक्शन को डेफिनेटली कम करता है, जिसकी वजह से आपकी हीट जनरेशन भी कम हो रही होती है। तो अगर हम पिक्चर पे भी देखें तो ये जो कांटेक्ट हो रहा है ना, इस कांटेक्ट को कम करने के लिए हमने इसमें जो है वो केज एक लगाई गई होती है। नीचे वाली पिक्चर में देखें तो वो एक मखसूस जो डिस्टेंस है दोनों रोलिंग एलिमेंट में, वो केज की वजह से एक आया हुआ है, यानी कि इसको गाइड भी करता है, गाइड द रोलिंग एलिमेंट्स। तो ये रोलिंग एलिमेंट को गाइड करता है कि वो अपने एक मखसूस गैप के साथ ही बेरिंग के अंदर चलते रहेंगे। अगर हम जो ये केजेस होती हैं बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये 3 टाइप की केजेस होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस भी कर लेते हैं। नंबर 1 जो है वो पॉलीमाइड केज है। पॉलीमाइड केज को हम देखें तो ये बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें गुड स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है बेसिकली वो कम होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इसकी जो है ना वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे गुड मार्जिनल लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज है, नो सीजर होती है। जो पॉलीमाइड केज है बेसिकली उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, यानी आपकी ग्रीस अपने अप टू द मार्क, आपका करेक्ट एनर्जी ग्रेड नहीं है या आपने कम कर दिया, ये ख़त्म हो गया है, तो ये बेरिंग पहले आपको अलार्म करेगा, आपको टाइम देगा कि कोई आ जाए, राउंड के ऊपर आ जाए, वो इसको देख ले। इसमें जो इसके जो पॉलीमाइड के जो होते हैं ये इसके ग्रेन्स जो होते हैं ये सेल्फ लुब्रिकेटेड भी होते हैं, ये खुद से लुब्रिकेशन करना भी शुरू कर देते हैं। बेरिंग इतनी जल्दी सीज नहीं होता, काफ़ी देर के बाद जाके ये बेरिंग सीज होता है। जो नेक्स्ट केज है वो है स्टील केज। स्टील केज भी लाइट वेट होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 300 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन को भी अकोमोडेट कर लेती हैं, एक्सेलरेशन को भी रेजिस्टेंट भी होती हैं ये। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि ये सेंसिटिव टू पुअर लुब्रिकेशन होती हैं। अगर आपकी लुब्रिकेशन अप टू द मार्क ना हुई, करेक्ट एनर्जी ग्रेड ना हुआ, या कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ये केज बिल्कुल भी इस किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और आपके बेरिंग को इमीडिएटली विद इन अ मिनट्स जो है ये आपको सीज कर देती है। थर्ड केज जो है वो इसमें है ब्रास की केज। वेरी हाई स्ट्रेंथ होती है, वेरी हाई वाइब्रेशन एंड एक्सेलरेशन रेजिस्टेंट होता है, सूटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड होती है। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको एक नॉर्मल केज वाला बेरिंग 10,000 का मिल रहा है, तो जो ब्रास केज है ये बेरिंग आपको अराउंड 40,000 या 50,000 का मिलेगा। 3 to 4 टाइम जो है ना ये बेरिंग महंगा होता है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जहाँ पे रिकमेंड किया होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ हो रहे हैं जहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट हमने एक पार्ट डिस्कस किया था बेरिंग कंपोनेंट्स में, वो था सील्स। सील्स जो है मैंने आपको बताया था कि बेरिंग में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में वन साइड पे होती है, कुछ में दोनों साइड पे होती है। और सील्स में भी काफ़ी सारी वेरिएशन होती है। इसमें सील्स भी हैं, शील्ड भी हैं, नॉन कॉन्टैक्ट सील भी हैं, लो फ्रिक्शन सील्स भी हैं, कॉन्टैक्ट सील्स भी हैं। ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस यूज़ किया जाता है कि जैसे सबसे पहले शील्ड है, ये मेटालिक होती हैं। यहाँ पे देखिए इनर रिंग में थोड़ा सा गैप है इसके। अब ये गैप किस लिए छोड़ा जाता है, अगर इसको यहाँ से टच कर दें तो इनर रिंग बेरिंग का बेसिकली मूव कर रहा होता है, तो उस कॉन्टैक्ट की वजह से ये जो है वो बेरिंग हीटअप होना शुरू हो जाएगा। अब मेटालिक सील जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कॉन्टेमिनेशन कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम लोग जो है वो शील्ड यूज़ करते हैं। आगे सील है, सील जो है वो पॉलीमाइड प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। आगे सील में डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट सील है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गैप अवेलेबल होता है, लो टू मॉडरेट डस्ट में यूज़ किया जाता है इसको। फिर लो फ्रिक्शन सील्स हैं एंड देन कॉन्टैक्ट सील है। कॉन्टैक्ट सील जो होती हैं इसमें इनर और आउटर दोनों रिंग जो है वो हाईली कॉन्टैक्ट होता है। सील जो है वो दोनों रिंग के साथ हाईली कॉन्टैक्ट में होता है। तो इट्स मीन कि इस बेरिंग के अंदर ना तो बाहर से कोई चीज़ अंदर जा सकती है, ना अंदर से कोई भी चीज़ इसमें बाहर निकल सकती है। यानी जहाँ पर आपकी हाई कॉन्टेमिनेशन होती है वहाँ पर आप इस सील वाले बेरिंग को यूज़ कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।